हेलो फ्रेंड्स, ये सिविल जज क्लास 2 एमपी हाई कोर्ट का प्रीलिम्स का पेपर है 2019 का। इससे पहले मैं इसकी शिफ्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। सो मैं शिफ्ट 2 की कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बिकॉज इसमें मैं डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ एंड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस एक बार में मिल जाएंगे। एंड आई एम कीपिंग द लेंथ ऑफ द वीडियो शॉर्ट डेलिबरेटली सो दैट आप उसको आराम से आसानी से समझ पाएँ एंड आप इसको आपको देखते वक्त बर्डन ना हो कि आपको 1 घंटे का या 2 घंटे का वीडियो देखना है। आप डेली ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले तो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच आर्टिकल in the Constitution of India relates to the subject matter of law made by Parliament to give effect to treaties, international agreements. Okay, so ये सवाल कहता है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के लिए लॉ बनाए, उनके इफ़ेक्ट के लिए लॉ बनाए, राइट? ये आंसर है आर्टिकल 253 विच सेज लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग ऑफ दीज डिटरमाइन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ लोक सभा हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सवाल बोल रहा है कि कौन डिटरमाइन करेगा कि कोई मेंबर है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है लोकसभा से एज पर 10th शेड्यूल, तो उसका डिटर्मिनेशन का पार किसके पास है? तो पार है लोकसभा के पास और इसका स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया हुआ है पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 10 में। एंड ये जो एंटी डिफेक्शन लॉज से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो है 91st अमेंडमेंट जो कि 2004 में हुई थी। एंड एक और जो आर्टिकल है जो इससे डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉज से वो है आर्टिकल 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज टू बी यूज्ड in the Supreme Court and in the High Court and for acts, bills, etc. under the Parliament otherwise provided B। क्या लैंग्वेज होगी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूज़ करेगा अपने एक्ट्स के लिए, बिल्स के लिए, जजमेंट्स के लिए, डिक्रीज के लिए? सो वो लैंग्वेज होगी इंग्लिश लैंग्वेज। और प्रोविज़न कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 343 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट दिस दैट जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। Next question, a professor of university who is eminent jurist is eligible to be appointed as judge of the। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट की कैटेगरी में फॉल करता है वो कहाँ का जज बन सकता है? क्या वो हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है? क्या वो एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में से दोनों का जज, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का? तो आंसर इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। ओके, और प्रोविजन कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 124 क्लॉज सी क्लॉज 3 सब क्लॉज सी स्पेसिफिकली ये बात कहता है और उसमें जो शब्द यूज़ है वो है डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट। कोई भी एक व्यक्ति जो डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट की कैटेगरी में आता है उसे आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं और ऐसा कोई क्राइटेरिया हाई कोर्ट के लिए नहीं प्रोवाइडेड है। ओके, सो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि रिमूवल जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है उसका प्रोविजन क्या है? सो उसका प्रोविजन है आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये एक केस हुआ था 1971 में जिसका नाम है सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इस केस को 1974 में इन द केस ऑफ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ओवर रूल कर दिया गया और कहा गया कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फैक्शन को भी बताता है। सो प्रोविज़न अगर हम बात करें कि कहाँ दे रखा है कि अटॉर्नी जनरल वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करेगा, वो आपका है आर्टिकल
76 का क्लॉज 4 और प्रेजेंट हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in the following which dispute is not covered in original jurisdiction of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है आर्टिकल 131 में। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है जिसमें एक पार्टी गवर्नमेंट है एंड दूसरी पार्टी स्टेट है तो क्या वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगी? तो हाँ, बिल्कुल आएगी। सेकंड है कि अगर एक पार्टी गवर्नमेंट है उसके साथ कोई स्टेट है एंड दूसरी पार्टी या तो अकेला स्टेट है या गवर्नमेंट के साथ स्टेट है तो वहाँ पे भी वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करेगी। और अगर कोई डिस्प्यूट स्टेट के साथ, स्टेट वर्सेस स्टेट होता है तो वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करेगा। लेकिन कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट का डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन खाफ पंचायत हैव नो अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑनर किलिंग। सो खाफ पंचायत्स होती हैं जो मोस्टली हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपीज़ में देखने को मिलती हैं और वो कुछ जैसे न्यूज़ में भी रहा कि ऑनर किलिंग को लेके ऑर्डर्स देती हैं। अब ऑनर किलिंग क्या होता है? किसी का भी मर्डर कर देना, किसी को मार देना अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। ओके, सो सवाल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इनको अथॉरिटी देती है? राइट, तो इस पर्टिकुलर केस दिस इज़ नॉट शक्ति वाहिनी, दिस इज सॉरी शांति, दिस इज शक्ति वाहिनी, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। इसमें ये कहा गया कि ऐसी कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन खाफ पंचायत को नहीं देती है। नेक्स्ट केस इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी अथॉरिटीज। सो रिट्स क्या होती हैं? रिट्स रिटन कमांड्स होती हैं। टोटल 5 टाइप्स की रिट होती हैं। ओके, एंड रिट के जो इन्फोर्सेबिलिटी के आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। 32 में आप रिट्स प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड 226 टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट के लिए। ओके, एंड आप सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए मूव कर सकते हैं अगेंस्ट रिट के लिए एंड हाई कोर्ट में अदर चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट कौन सी रिट इशू होती है? तो वो है सर्सररी। ओके, एंड एक और रिट होती है जो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होती है, वो होती है प्रोहिबिशन। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CP जो हम सब जानते हैं कनॉट प्लेस CP दिल्ली में है, तो CP अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये दोनों जो रिट्स हैं वो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। बाकी जो रिट्स हैं वो इंडिविजुअल एंड अदर अथॉरिटीज़ के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट। सो ये क्वेश्चन 17 या 18 के जो वीडियो मैंने एनालिसिस किया है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या बोलता है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उससे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट में आए किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कुछ खतरे का काम होता है, जैसे कि क्रैकर, LPG या इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के काम के लिए अलाउ नहीं किया गया। अब अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो एक में एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 14, नेक्स्ट इज एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 12, 16 एंड 10। सो आई मस्ट से दैट जहाँ पे भी आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में या अदर स्टैट्यूट में स्पेसिफिक कोई एज लिखी हो किसी भी चाइल्ड की, मेल की, फीमेल की, तो उस एज को याद रखिए, वहीं पे आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो ये क्वेश्चन भी आपको 17-18 के पेपर में देखने को मिलेगा। सो आर्टिकल 44 स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि ऐसा कोई कोड बनाना जो पर्सनल लॉ पे एप्लीकेबल हो डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन ऑफ द पर्सन। ओके, सो आर्टिकल 44 सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए बनाने के लिए बात करता है, ना कि नॉन सिटीजन्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल। Thank you.